नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तान ओलंपियाड 2026 क्लास 12th के बहादुर हार्ड वर्किंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां पर आज हम लोग देखेंगे डेमो लेक्चर और साथ ही साथ कंप्लीट करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथ ही साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा जो कि हिंदुस्तान ओलंपियाड 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो मुझको पता है क्लास 12th वाले सारे बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग हैं और बहुत ज़्यादा बिजी हैं बोर्ड को लेकर। तो मैं चाहता हूं कि इसी वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए जाएं, जिससे आप उनकी तैयारी भी कर लें और साथ ही साथ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा कर आपको क्या करा दिया जाए, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करवा दी जाए। और इसी में से 10 क्वेश्चन में से आपको कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क भी दे दूँगा, जिससे आपका पढ़ाई भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए और होमवर्क भी आपको मिल जाए। यानी ये एक क्लास कंप्लीट पैक है जानने के लिए कि कितना बेहतरीन होने वाला है वो कोर्स, जिसकी ये डेमो लेक्चर है। क्योंकि ये तो बस बूंद मात्र है उस महासागर का जो कि आपको मिलने वाली है आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। एक ऐसा कोर्स जहां पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपके लिए ज़रूरी है ओलंपियाड पास करने के लिए, जैसे लाइव क्लासेस, एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी मटेरियल, जैसे कि आपको ई बुक्स मिलेंगी भर भर कर। यानी ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अब आपको कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक कोर्स चाहिए। उस किताब से भी अच्छी अच्छी मोटी मोटी किताबें आपको एज अ PDF फॉर्मेट मिल रही होंगी और प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल रहे होंगे। साथ ही साथ हर क्लास के बाद आपको होमवर्क मिल रहा होगा विद सॉल्यूशन। उसके बाद एक रेगुलर टाइम के बाद आपके टेस्ट भी हो रहे होंगे और डाउट सॉल्विंग तो एक नेक्स्ट लेवल पर हो रही होगी। यानी इसको ज्वाइन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में बैचेज होते कैसे हैं। तो क्लास फर्स्ट से क्लास 12 सभी बच्चों के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी ओलंपियाड के लिए अवेलेबल है। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर जाइएगा, बता दीजिएगा कि मुझको क्या क्या चाहिए, मुझको हमारा बैच चाहिए, कौन सा वाला कोर्स चाहिए, किस सब्जेक्ट क्लास, ये सब बता दीजिएगा। आपको प्रोसेस भी बता दिया जाएगा और आपको कोर्स ज्वाइन भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हम शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस को, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले तो ये जान लो भाई कि हाँ, मैंने आपको क्लास 11th वाली वीडियो में ये चीज़ बता रखी थी। और अब तो आपको पता ही है कि आपके पास 3 स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़। तो आपने 3 स्ट्रीम्स ले रखी है। इन तीनों स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स सब कुछ अलग अलग है ना। और ये जो वीडियो है ये मैं कॉमन बनाना चाहता हूँ पूरी क्लास 12th के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर उन कॉमन सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि हर स्ट्रीम के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। कौन कौन है वो है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सब सारे स्ट्रीम्स के अंदर होती है। और क्या है, और लॉजिकल रीजनिंग आपके स्कूल में पढ़ाएं ना पढ़ाएं, लेकिन ये भी सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर होती है और आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रही होती है। तो मैं इन दोनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अभी ऊपर जान लेते हैं, बाद में मैं आपको इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर से फिर भी बताऊँगा। तो इंग्लिश के अंदर भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस करेक्शन, ये आपसे ज़रूर से ज़रूर पूछ सकता है। ये आप इसको कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एरर मतलब किसी सेंटेंस में एरर निकालना या फिर किसी सेंटेंस के वर्ड को आगे पीछे कर देना और आपसे सेंटेंस बनाकर पूछ लेगा। इस तरीके की जो चीज़ें हैं आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद पैसिव और एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी डायरेक्ट और पैसिव वॉइस का मतलब इनका कहने का ये है कि एक्टिव पैसिव वॉइस करना चाहते हैं तो एक्टिव और पैसिव वॉइस भी आपसे पूछा जा सकता है। सिनोनिम और एंटोनिम भी, जिस तरीके से ये एरर वाला पार्ट मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आपका सिनोनिम एंटोनिम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिनोनिम या तो एंटोनिम या तो दोनों आपसे पक्के से पूछ लेगा। ईडियम, फ्रेज और फ्रेजल वर्ब के 50% चांस है, यानी इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी है। मतलब इन दोनों से एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस करेक्शन, मतलब ये वाला एक ये वाले पार्ट से और ये वाले पार्ट से, इन दोनों से कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बचे हुए सारे पार्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी अगर इन दोनों से तो एक एक क्वेश्चन फिक्स ही मानो, लेकिन ईडियम फ्रेज से आने के जो चांसेस है 50-50% है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो इसका भी वही ईडियम वाला हाल है, ये भी 50% है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। बाकी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाता है, रैंकिंग टेस्ट से थोड़ा कम पूछा जाता है, सीरीज़ कंप्लीशन से भी थोड़ा कहीं पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन से ज़रूर पूछ लिया जाता है, क्यूब एंड स्पेशियल
रीजनिंग से जो है ये भी 50% चांस है पूछेगा भी नहीं पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला आपको ही जो मैंने कहा ना एरर से क्वेश्चन पूछेगा, ये देखो क्वेश्चन आ भी गया आपको। नाइदर द CEO नॉर द बोर्ड मेंबर हैव एक्सप्रेस्ड देयर ओपिनियन ऑन द मैटर येट। इस वाले सेंटेंस के अंदर एरर बताना है। कह रहा है कि ना ही CEO ने और ना ही बोर्ड के मेंबर्स ने अपने ओपिनियन जताए इस मैटर पर अभी तक। तो ये आपको देख के सेंटेंस पता चल रहा है ना, एकदम लॉजिक के साथ समझना मेरे भाई। ये आपको सेंटेंस देखकर ही पता चल रहा है कि क्या ये आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस वाले कॉन्सेप्ट से सवाल क्या पूछा जा रहा है। क्यों सर जी? क्योंकि नाइदर नॉट देखकर ही मुझे पता चल गया कि ये सारे एग्जाम्पल तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर पढ़ रखे थे। और यहाँ तक तो आपका ज्ञान लगा। अब मैं अपनी बात बताऊँ तो जहाँ पर आपको एरर के अंदर ज़्यादातर ये लोग इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही पूछते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से अगर इन्होंने पूछ लिया तो एक क्या पूछेंगे ये भी फिक्स है भाई। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर इन्होंने पूछा तो ये क्या एरर करेंगे, ये सब्जेक्ट दूसरा लगा देंगे और उसके हिसाब से जो वो उसका रूल जो वर्ब लगाने को कहेगा वो वर्ब ये नहीं लगाएंगे। जैसे मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ और आपको आंसर भी मिल जाएगा। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हमने एक रूल पर रखा था कि जब दो सब्जेक्ट्स नाइदर और नॉर से जुड़े हुए हों, नाइदर और नॉर से जुड़े हुए हों और उनके आगे हमको वर्ब लगाना हो, तब हम लोग क्या करेंगे, उस वर्ब जो वर्ब आने वाला होगा उसके पास का जो सब्जेक्ट होगा ना, जो वर्ब आने वाला होगा उसके पास का जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लगाएंगे। तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि CEO भले ही सिंगुलर है, हम यहाँ पर हैज़ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हैज़ के पास तो मेंबर्स है और मेंबर्स देखो प्लूरल है और प्लूरल के साथ तो हैव ही लगता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि यही एक गलती करा सकते थे, हैव की जगह हैज़ लगा सकते थे, बाकी और गलतियाँ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो एक गलती कर सकते थे वो भी उन्होंने नहीं की है, यानी हमें फाइनली पता चल गया है कि इसके अंदर किसी भी तरीके का एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही है। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है इनमें से किसको सुपरसीड, इनको सुपरसीड के बारे में बताना था। तो इसमें से किसको गलत, किस मतलब कौन सा वर्ड जो है वो गलत है उसके बारे में बताना है। स्पेलिंग वाले से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि 4 स्पेलिंग दे देगा, उसमें से किसकी स्पेलिंग सही है वही आपको बताना है। तो सुपरसीड की स्पेलिंग भाई ये सुपरसीड ये भी गलत कर दिए हैं, सुपरसीड ये भी गलत कर दिए हैं, सुपरसीड ये क्या है भाई, यह तो बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिए हैं। सही वाला है सुपरसीड, ऑप्शन नंबर सी, ये है सही वर्ड। अब देखो थर्ड वाला, कह रहा है शी वाज सो डैश इन हर अप्रोच दैट नो वन कुड कन्विंस हर अदरवाइज। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब ये सेंटेंस देखो, सब चीज़ों की ट्रिक होती है भाई। बड़े भाई से मिलो, अपने नमन भाई से मिलो, तुमको ट्रिक बता देंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि इस सेंटेंस को पढ़कर ही तुमको क्या ये तुम प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि इसके बीच में कौन सा वाला वर्ड आना चाहिए। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी अगर कर पा रहे हो तो बता दो। नहीं कर पा रहे हो, अगर कर पा रहे हो तो सही है, और नहीं कर पा रहे हो तो इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चन आपको कोर्स के अंदर कराए जाते हैं, जिससे आपको क्या होता है कि आपको ये सारी प्रिडिक्शन वाली चीज़ें आपको आ जाती हैं। जहाँ पर लॉजिक लगाना रहता है वहाँ पर तो आप पक्के से लॉजिक लगा ले जाते हैं। जैसे अचीवर सेक्शन होते हैं, अभी यहाँ पर तो नहीं है, जब आप SOF एग्ज़ाम देखते हैं, SOF का जो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन होता है उसको ही मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो SOF के अंदर आप देखते हैं कि एक सेक्शन होता है अचीवर सेक्शन, सभी सब्जेक्ट के अंदर सभी क्लास के अंदर होता है। तो उसके अंदर कोई उसका फिक्स सिलेबस नहीं होता, जो आपको सिलेबस दिया है उसी के हार्ड क्वेश्चन आपको अचीवर सेक्शन के अंदर पूछता है। तो उसकी तैयारी कैसे होगी, उसकी तैयारी प्रैक्टिस करने से ही होगी। तो वैसे ही हम एग्ज़ाम बैच के अंदर अचीवर सेक्शन के कई सारे सवाल लगवाते हैं, जिससे आपको अचीवर सेक्शन की आदत पड़ जाती है। तो ऐसे अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरीके के इतने सारे सवाल करा दिए जाएंगे कि आपका दिमाग खुद ही इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर लेगा कि यहाँ पर कौन सा वाला वर्ड आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लिख रखा है शी वाज सो डैश इन हर अप्रोच दैट नो वन कुड कन्विंस हर अदरवाइज। वो अपनी अप्रोच में इतनी ज़्यादा डैश है कि उसको कोई मना ही नहीं सकता, उसको कोई कन्विंस ही नहीं कर सकता। तो क्या यहाँ पर दिमाग खुद ही कहेगा कि यहाँ पर वो अपनी अप्रोच के अंदर इतना ज़्यादा अड़ी हुई है यानी जिद्दी है। तो क्या यहाँ पर आप खुद ही प्रिडिक्ट कर पाए कि यहाँ पर जो वर्ड आना था वो वर्ड जिद्दी था। और अगर आपने ये कर लिया तब तो आपने 70% काम को ख़त्म कर दिया। मैं कहूँगा 90% काम को ख़त्म कर दिया, क्योंकि जिद्दी की ही इंग्लिश यहाँ पर भर दो
और जिद्दी की इंग्लिश क्या होती है? जिद्दी की इंग्लिश होती है ऑप्शन नंबर ए एडेमेंट। एडेमेंट का अर्थ होता है जिद्दी, अटल, है ना, अटल, जिद्दी, ये सब क्या है? एडेमेंट की ही इंग्लिश है। तो हिंदी है तो एडेमेंट को आप टिक मार दीजिए, आगे बढ़ जाइए क्योंकि एडेमेंट ही इसके अंदर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये कह रहा है कि इडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? तो क्लास 11th वाली जो वीडियो थी उसके अंदर भी हमने यही वाला एग्जाम्पल ले रखा था, और क्लास 12th वाले देखो तुम्हारे में भी यही एग्जाम्पल आ गया। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? मान लो 4 लोग बैठे हो और चारों में से कोई, ऐसे कई बार होता है हम रिश्तेदार में जाते हैं रिश्तेदारों के यहाँ, तो 4 लोग बैठे हैं और कोई बोल ही नहीं रहा है। जब कोई बोल ही नहीं रहा है तो एक आदमी को बोलना पड़ेगा। तो जो आदमी बोलेगा बीच में ना, है ना, वो आप क्या करेंगे कि उस आदमी ने ब्रेक द आइस कर दिया, यानी उस आदमी ने आइस ब्रेक कर दिया। यानी ये पता चला कि अगर 4 लोग बोल रहे हैं और उसमें से, मतलब 4 लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी नहीं बोल रहा है, तो अगर कोई इस बात को बीच में शुरू करता है, कोई आदमी बात को शुरू करता है, तो उसको आप कहेंगे ब्रेक द आइस, यानी उसने आइस को ब्रेक कर दिया। तो क्या यहाँ पर टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन सोशल सिटिंग, यानी 4 लोग बैठे हैं उसमें किसी बात को आप शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब आप आइस को ब्रेक कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। चूज़ द बेस्ट सिनोनिम ऑफ ऑब्सक्यूट। ऑब्सकेट, ऑब्सकेट का मतलब क्या होता है? ऑब्सकेट के कई सारे मतलब होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं अंधेरा, अंधेरा, डार्क, ये भी ऑब्सकेट का मतलब होता है। और फिर उसके बाद कन्फ्यूज़, कन्फ्यूज़ भी ऑब्सकेट का ही मतलब होता है। और डिसॉर्ट का मतलब भी होता है, ब्लर का मतलब होता है। लेकिन हमको यहाँ पर सिनोनिम थोड़ी बताना है, हमको तो यहाँ पर एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी अपोजिट, यानी ऑब्सक्यूट का सिनोनिम है कन्फ्यूज़, ऑब्सक्यूट का सिनोनिम है डिसॉर्ट, ऑब्सकेट का सिनोनिम है ब्लर। लेकिन जो क्लैरिफाई है ये क्या है? ये इसका एंटोनिम है, क्योंकि ऑब्सकेट का मतलब होता है ब्लर होना भाई, कोई चीज़ में कंफ्यूज होना, लेकिन क्लैरिफाई का मतलब वो चीज़ साफ़ होना। ठीक है, यानी गंदगी का उल्टा क्या होगा? साफ़। कंफ्यूज का उल्टा क्या होगा? क्लियर, है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका एंटोनिम है, यानी क्लैरिफाई जो है ऑब्सकेट का एंटोनिम है। अब आते हैं आपके दूसरे सेक्शन की तरफ, जो कि है लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन। और अब इसके लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि आ गया क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कह रहा है देयर आर 25 गर्ल्स इन अ हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ क्योंकि आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, और यहाँ पर 25 डॉट लगा देता हूँ। रुक जाओ। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें 25 डॉट्स लगा दिए, और ये जो 25 डॉट है ये 25 लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में खड़ी हैं। तो क्या वो इस तरीके से खड़ी हैं? हाँ, इस तरीके से खड़ी हैं। इनमें से एक लड़की है निधि। अब निधि भाई आपकी क्लास में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर है तो क्वेश्चन पर ध्यान ले दो लो, उसके बारे में मत सोचो। तो निधि जो है ये कहाँ है? निधि कहीं पर खड़ी है। इन लड़कियों में से कहीं कहीं पर एक है जो कि है हमारी निधि। निधि कहीं पर खड़ी है। मान लो मैं निधि को एक सर्कल मान लेता हूँ, ये रहा सर्कल, और मान लीजिए ये है निधि। तो रुको, ठीक है, तो ये है निधि। आप कह रहे हैं कि शी वाज शिफ्टेड बाई 3 प्लेसेस टुवर्ड हर राइट साइड। अब वो जहाँ पर थी वहाँ से वो 3 प्लेस पीछे आ गई है, और 3 प्लेस वो इस तरीके से पीछे आई है कि नाउ शी इज़ इन द मिडिल पोजीशन ऑफ द रो। मिडिल पोजीशन ऑफ द रो। तो ये जो रो है इसमें 25 है, तो 25 का मिडिल क्या होगा? क्या मैं मिडिल इस तरीके से कि जितना, अगर मान लीजिए ये मिडिल है, अगर मान लीजिए ये मिडिल है, तो इसके इस साइड पर जितने नंबर हो वो भी सारे बराबर हों, इसके इस साइड पर जितने नंबर हो वो भी सारे बराबर हों। तो क्या मैं आओ एक बार इसको हम लोग एक साथ गिन लें। 1 2, है ना, रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसके बाद फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो यहाँ पर 25 हैं। तो क्या इधर किस तरीके से इसको आप गिनेंगे कि इसके दोनों साइड पर बराबर बराबर आ जाए? क्या अगर मैं 14 से गिनूँ तो कितना होगा? इधर हो जाएगा 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12 से गिनोगे अगर तो इधर हो जाएगा 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 13 से अगर गिनूँ तो, या फिर चलो 14 से ही गिनते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 14 जो है इसका मिडिल है, तो क्या इधर तो 13 है ही, और उसके बाद फिर 13 के बाद 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी जो 14 है ये तो क्या कर रहा है, तो गड़बड़ कर रहा है। तो हमें 13 के साथ गिनना पड़ेगा। 13 के साथ गिनेंगे तो 13 की साइड 12 है और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या हमने 13 के साथ काम सही कर लिया? हाँ, ये जो 13 है क्या ये इस पूरे के पूरे का मिडिल है, क्योंकि 13 के इस साइड भी 12 डॉट्स हैं, 13 के इस साइड भी 12 डॉट्स हैं। तो क्या 13 इसका मिडिल है? तो क्या जब ये 13वीं पोजीशन पर आ गई, तो क्या 13वीं पोजीशन पर आ गई, तो क्या इसका मतलब ये इधर आकर खड़ी हो गई अब। और कह रहे हैं कि 13वीं पोजीशन पाई, इससे पहले क्या किया था इसने, ये जहाँ पर थी वहाँ से 3 गर्ल्स के पीछे आ गई। तो क्या अभी हम इसकी ओरिजिनल पोजीशन पता करने के लिए इसको 3 गर्ल्स से आगे कर दें? तो यहाँ पर यहाँ से आया करो 1 2 3। तो क्या हमने इसको 3 आगे कर इसको 10th पोजीशन पर ला दिया। तो क्या हमने ये पता कर लिया भैया, क्या हमने ये पता कर लिया कि भले ही हमसे कितना छुपन छुपाई खेल ले, हमारी निधि बेटी तो हमारे कहाँ खड़ी है, 10th पोजीशन पर खड़ी है। तो क्या इसका आंसर 10 हो जाएगा? क्या इसका आंसर 10 हो जाएगा? ये लो भाई 10 बना दिया तुम्हारे लिए। तो क्या इसका आंसर 10 हो जाएगा? हाँ सर जी, ऑप्शन में जहाँ पर 10th लिखा होगा वहाँ पर मैं इसको टिक कर दूँगा, यही है आपका आंसर। ठीक है, अब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया और आपको इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाना नहीं चाहता, तो जिसके लिए तुम क्लास में इंतज़ार कर रहे हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आओ अब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अब ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये मैं आपको हर क्लास के हिसाब से बताऊंगा, यानी हर क्लास नहीं सॉरी हर स्ट्रीम के हिसाब से। आपने जो भी स्ट्रीम ले रखी है उसके अंदर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ही बता दिए जाएंगे। तो सबसे पहले एक कॉमन सेक्शन देख लेते हैं। तो हमने अभी ऊपर ही जाना कि सभी स्ट्रीम में कॉमन क्या है, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। तो इंग्लिश जो है इसके अंदर मैंने आपको वहाँ पर ही बताया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जा सकता है, एरर स्पॉटिंग ज़रूर पूछा जा सकता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ज़रूर पूछा जा सकता है, वोकैब में से आपको सिनोनिम एंटोनिम ईडियम फ्रेज इसके भी चांसेस हैं पूछने के, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा भी जा सकता है, नहीं पूछा सकता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और ग्रामर रूल्स से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से सवाल ज़रूर पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन से सवाल ज़रूर पूछा जाता है, डायरेक्ट सेंस टेंस से भी सवाल पूछा जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट जैसे हमने अभी निधि वाला सवाल किया ना, ये एक तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट का ही सवाल है। तो सिटिंग अरेंजमेंट से भी 50% चांस सवाल पूछ ले, वेन डायग्राम से ही 50% चांस से पूछ लेगा, और जो आपका क्यूब्स पेपर फोल्डिंग वगैरह का है इसके भी 50% चांस से पूछ सकता है। अब आ जाते हैं स्ट्रीम वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। तो अगर आपने साइंस स्ट्रीम ले रखी है तो फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी से, ऑप्टिक्स यानी रे एंड वेव से, मॉडर्न फिजिक्स यानी एटम्स न्यूक्लियाई सेमीकंडक्टर से सवाल पूछे जा सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, केमिकल काइनेटिक्स से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स से, अल्कोहल से, फिनॉल से, ईथर और बायोमोलिक्यूल से सवाल पूछे जा सकते हैं। मैथमेटिक्स जो कि बच्चे पीसीएम में मैथ ले रखे हैं उनके मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन से, मैट्रिसेस से, डिटर्मिनेंट से, है ना, हाँ मतलब रिलेशन एंड फंक्शन से, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से, इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन से, वेक्टर्स एंड 3D से और प्रोबेबिलिटी से सवाल पूछे जा सकते हैं। और जो बच्चे हमारे बायो लेकर बैठे हैं, है ना, पीसीबी ले रखी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री का जान लिया, बायो का भी जान लो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड फ्लावरिंग प्लांट से सवाल बहुत ज़्यादा चांस से पूछे जाए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी सवाल पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन से 50% चांस है, और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से भी चांस है, और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से कम चांस है लेकिन चांस इसके भी हैं। कॉमर्स स्ट्रीम की अगर बात करें तो अकाउंटेंसी से, अकाउंटेंसी यानी अकाउंटेंसी वाले जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से, रिकॉन्स्टिट्यूशन से, डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप से, इशू एंड फॉरफीटर ऑफ शेयर्स इशू एंड फॉरफीटर ऑफ, मतलब गलत होगा भाई माफ़ करना, ऑफ शेयर से सवाल पूछे जा सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस से पूछे जा सकते हैं। कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी के अंदर अगर मैं गलत बोल दूँ तो मुझको माफ़ करना, क्योंकि मैंने साइंस स्ट्रीम ले रखी थी। इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स में से अगर पूछा जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से, डिमांड एंड इलास्टिसिटी से,
प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग से, मनी एंड बैंकिंग से, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से, गवर्नमेंट बजट से सवाल पूछे जा सकते हैं। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद फिर आपका हो गया क्या, उसके बाद जैसे इसके अंदर आपका प्लानिंग से सवाल पूछ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन सवाल पूछ सकता है, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग से आवाज़ पूछ सकता है, कंट्रोलिंग से पूछ सकता है, ठीक है, इतने सारे से पूछ सकता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स से सवाल पूछ सकता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट से सवाल पूछ सकता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा। अब आता है ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट स्ट्रीम के अंदर हिस्ट्री से आपका पूछेगा ब्रिक्स एंड बीट्स एंड बोन्स यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन से, किंग्स से, फार्मर्स एंड टाउन से, भक्ति यानी सूफी ट्रेडिशन से, एन इम्पीरियल कैपिटल से यानी विजयनगर, और रेबल्स एंड द राज 1857 है ना, इससे आपका सवाल पूछ लेगा। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे आपका सवाल पूछ सकता है। ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी यानी पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, इससे सवाल पूछ सकता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर से सवाल इकोनॉमिक्स के अंदर पूछ सकता है, एक्टिविटीज़ के अंदर है ना, इसकी एक्टिविटीज़ आपका इकोनॉमिक्स से पूछ सकता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये भी आपका इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। और रिसोर्स एंड सस्टेनेबिलिटी, ये भी आपका ज्योग्राफी के अंदर पूछ सकता है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर बात करें तो कंटेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसके अंदर आपका कोल्ड वॉर एरा सवाल पूछ सकता है। अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर से सवाल पूछ सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपके सवाल बहुत ज़्यादा चांसेस से पूछे जाएँ। पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड सिंस इंडिपेंडेंस एक बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर आपसे नेशन बिल्डिंग से सवाल पूछ सकता है, प्लान्ड डेवलपमेंट से सवाल पूछ सकता है, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस से सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे के सारे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग अब सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये जो आपको जो ऊपर आप देख रहे हैं इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देना है, जो कि मैंने आपसे कहा था ना कि आपको ये जगह ऑप्शन नंबर 10 दिखेगा। तो हमारा पिछले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर देखिए 10 आया था ना, 10 आया था ना, तो उसी को आपको यहाँ पर टिक करना था और उसी को हमने यहाँ पर टिक कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी 10 सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है वैन अंशुल सॉ मोहित, अंशुल भाई ने मोहित भाई को देख लिया और अंशुल मोहित को देखकर सीधे अपना रिश्ता नहीं बोलेगा। ये अंशुल के अंदर तुम मान लो एक तरीके की बीमारी है और ये सब तरीके के मतलब ब्लड रिलेशन, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, आपका ब्लड रिलेशन BR से है। तो ब्लड रिलेशन के अंदर जो भी सवाल पूछे जाएंगे ना, उसमें देखने वाले को, पूछने वाले के अंदर पता नहीं ये कौन सी बीमारी रहती है कि सीधे अपना रिश्ता बता ही नहीं सकता बेचारा। इसको बताना ही पड़ेगा मेरे ताई के फूफा के मामा के चाचा का बेटा है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी प्रॉब्लम्स का हम सॉल्व करेंगे ना, इसलिए, क्योंकि इसने भैया हमको पैसे दे रखे हैं, मतलब तुमको भी नहीं दिया यार, मुझको भी नहीं दिया, क्या करें, लेकिन करना पड़ता है भाई, नंबरों के लिए करना पड़ता है। तो नंबरों के लिए इसके डाउट को सॉल्व करते हैं। अंशुल ने मोहित को देखा और मोहित को देखकर कहा ही सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर। पीछे से सवाल को सॉल्व करना शुरू करो तभी आपको आंसर मिलेगा। तो अंशुल ने कहा माई डॉटर्स मदर, मेरी बेटी की माँ। तो मान लो आपकी आप भाई आप भैया तो आप 12th में हैं, मान लो आपकी शादी हुई और शादी होकर आपकी बेटी हुई, तो आपकी बेटी की माँ कौन है? क्या आपकी बेटी की माँ आपकी ही वाइफ है? अरे सर जी शर्म लग गई, कोई बात नहीं सर, मान लो। तो क्या यहाँ पर अंशुल की वाइफ आ गई? ठीक है, ये वाला इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब कह रहा है वाइफ, अब कह रहा है फादर ऑफ, है ना, फादर ऑफ यानी वाइफ, फादर ऑफ वाइफ यानी आपकी वाइफ का फादर कौन है? क्या आपके वाइफ के फादर आपके सुनो ससुर जी हैं? क्या आपके ससुर जी कौन हैं? आपके ससुर जी फादर इन लॉ, मेरे ख्याल से वो आपके वाइफ के पिता हैं। हाँ, कह रहा है सन ऑफ फादर। अब ससुर जी का सन यानी बेटा, ससुर जी का सन, अरे क्या यहाँ पर घुमा फिरा के साले साहब जी की बात हो रही है? तो क्या जो मोहित है कोई और नहीं बल्कि हमारे अंशुल का ब्रदर इन लॉ है, यानी अंशुल का के साले साहब हैं, है ना। समझ गए, समझ गए, समझ गए भाई। अभी इस क्वेश्चन की अगर ट्रिक की बात करें तो ऐसे समय पर आपको क्या करना चाहिए, जो कि जिसको जवाब बताना रहता है ना, मतलब जो बोल रहा होता है, जैसे मान लो यहाँ पर कौन बोलने वाला था, यहाँ पर अंशुल बोलने वाला था, तो यहाँ पर आपको खुद मान लेना रहता है। इस तरीके के क्वेश्चन पर आपका जो भी नाम हो उस टाइम के लिए आपको मान लेना चाहिए कि आप ही अंशुल हैं, ठीक है। आपका नाम मोहित है, रोहित है, रोहन है, जो भी नाम है, आप अपने आप को
अंशुल मान लिया करिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस की यही ट्रिक होती है भाई कि आप खुद पर मान लीजिए, और जैसे ही आप खुद पर मानेंगे ये सारे रिश्ते आपको आपके ही रिश्ते दिखने लगेंगे, तो आपको उसके सामने सामने सारी शक्लें दिखने लगेंगी और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। खैर ये तरीके के क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो सकते हैं क्योंकि अभी आपकी शादी हुई नहीं है, और अगर आपको इसी टाइम पर आपके डॉटर्स मदर की शक्ल दिख रही है तो बच के रह ले बेटा, फंस जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपसे वादा कर रखा था कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ ही साथ आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को मैं समझा दूंगा। सॉल्यूशन का कौन सा वाला ऑप्शन सही है ये बता दूंगा, लेकिन वो सॉल्यूशन कैसे आए आपको बताना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको कहा था कोडिंग डिकोडिंग से आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। ये देखो भाई सवाल आ गया, कह रहा है किसी कोड में पुअर एंड रिच डिवाइड को नाकुजुला कहते हैं और रिच प्लानिंग मोर इम्पॉर्टेंट को तीनाकुबू बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा जापानी नहीं हो गया। कह रहा है अभी इसी कोड में आप एंड को क्या बोलेंगे ये आपको इसमें से बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से जू, ऑप्शन नंबर सी जो जू है ये क्या है, ये सही ऑप्शन है। अभी सही ऑप्शन कैसे है मैंने तो आपको आंसर बता दिया, सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्योंकि होमवर्क है और हिंदुस्तान ओलंपियाड के बच्चे होमवर्क करने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। मैंने सुन रखा है कि ये बच्चे कमेंट सेक्शन में होमवर्क देते हैं। भरोसा नहीं है तो मेरे ख्याल से मेरी क्लास 9 की वीडियो जाकर देखो, मैंने एक सब क्वेश्चन पूछा था, आंसर से कमेंट सेक्शन भर रखा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विद 3 साइड पेंटेड विद अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 4.5 पेंटेड ऑन ऑल साइड इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ यूनिफॉर्म डायमेंशन 1 by 1। अब आपको क्या करना है, आपको समझाऊंगा भी नहीं, आपको इस क्वेश्चन को खुद ही समझना है मेरे शेर, इस क्वेश्चन को खुद ही समझो। ऑप्शन नंबर ए 8 इसका सही आंसर होगा। कैसे आएगा, क्या क्वेश्चन कहना चाहता है सब कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विद नो साइड पेंटेड फ्रॉम द स्मॉल सेम क्यूबॉइड। उसी क्यूबॉइड में जिसका आंसर पिछली बार आएगा 4 into 4 अगर इसको हम किसी भी साइड से पेंट ना करें तो स्मॉलेस्ट क्यूब मतलब नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, कितने स्मॉल क्यूब आएंगे उनका नंबर आपको बताना है। इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बता दे लाडले। ऑप्शन नंबर बी 12 इसका सही आंसर होगा। कैसे आएगा, कमेंट सेक्शन, होमवर्क, आंसर। ठीक है, बाकी अभी तक जितने क्वेश्चन हमने कर रखे हैं उसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। अभी जो आगे क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आप मुझको कमेंट सेक्शन में कुछ इसी तरीके से देंगे। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए ज्वाइन कर लो ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। जैसा कि बताया लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, स्टडी मटेरियल, होमवर्क, टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सभी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं। केवल 1000 रुपीज़ का प्राइस है। इसको ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर फटाफट से जाकर कॉन्टैक्ट कर लो, इस व्हाट्सएप नंबर पर फटाफट से जाकर कांटेक्ट कर लो और ज्वाइन कर लो इस कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स को। कोर्स में आओगे तभी पता चलेगा कि मेरा पैसा सही जगह पर लग गया है, इसीलिए इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। बाकी धन्यवाद 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 आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। मुझे पता है थोड़ा टाइम लग गया 11th के बाद 12th वाली वीडियो आने में, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो आ तो गई ही है। बाकी इसीलिए लाइक कर दो वीडियो को क्योंकि बहुत मेहनत कर दी तुम्हारे लिए। बाकी कमेंट सेक्शन में सभी क्वेश्चंस के आंसर को भर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को। बाकी सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर हमेशा 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 अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत 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 धन्यवाद।